हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर सुनैना खत्री एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़, यानी आज हम मटेरियल इशू करने की डिफरेंट प्राइजेस के बारे में स्टडी करेंगे। देयर आर सो मैनी मेथड्स ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज़ विच मे बी समराइज्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इनमें फर्स्ट कैटेगरी जो है जिसमें हम प्राइसेस को डिवाइड करते हैं वह है कॉस्ट प्राइस। अंडर दिस हेड डिफरेंट मेथड्स आर देयर इन दिस। फर्स्ट मेथड इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्राइस मेथड, यानी फीफो मेथड। सेकंड इज लास्ट इन फर्स्ट आउट प्राइस मेथड, इट मीन्स लीफो मेथड। थर्ड इज स्पेसिफिक प्राइस मेथड। फोर्थ, बेस स्टॉक प्राइस मेथड। नेक्स्ट इज हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट यानी हीफो मेथड। नेक्स्ट इज नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी नीफो मेथड। नाउ सेकंड मेन कैटेगरी इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉस्ट प्राइस, यानी जो कॉस्ट प्राइजेस से डिराइव्ड होती है, यानी कॉस्ट प्राइजेस से जो है वो उदित होती हैं, उन प्राइजेस के लिए यहाँ हम स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। Third is periodic simple average price method. Next is periodic weighted average price method. Next, moving simple average price method, and then moving weighted average price method. Now, third main category is notional prices. In this, we will study about standard price method, inflated price method, reuse प्राइस मेथड एंड रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। इनमें से जो भी इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं उनको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। वी कैन शो दीज मेथड्स इन द फॉलोइंग चार्ट। अब उसको हम चार्ट के जो है वो माध्यम से भी स्टडी कर सकते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हमको जो है वो देखने हैं। इसमें देखिए फर्स्ट दिया है मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कॉस्ट प्राइजेस, सेकंड डिराइव्ड फ्रॉम कॉस्ट प्राइजेस एंड थर्ड इज नोशनल प्राइजेस। कॉस्ट प्राइजेस में हमने इसके 6 मेथड्स जो एक्सप्लेन यहाँ पे नाम लिखे हैं। इसमें फीफो, लिफो, हीफो, नीफो, स्पेसिफाइड प्राइस एंड बेस स्टॉक प्राइस। सेकंड है हमारा डिराइव्ड फ्रॉम कॉस्ट प्राइजेस, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। एंड अगेन सिंपल एंड वेटेड एवरेज आर फर्दर क्लासिफाइंग इन 2 पार्ट्स, जिसमें दे रखा है हमको पीरियोडिक एवरेज यानी पीरियोडिक सिंपल एवरेज, और सेकंड है मूविंग सिंपल एवरेज। इन वेटेड एवरेज इट इज ऑल्सो कैटेगराइज्ड इन 2 पार्ट, पीरियोडिक वेटेड एवरेज एंड मूविंग वेटेड एवरेज। और थर्ड मेन कैटेगरी हमारी दे रखी है नोशनल प्राइजेस। इसमें हमने जो लिखा है इसमें 3 मेथड्स दिखाए गए हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड प्राइस, सेकंड रिप्लेसमेंट प्राइस एंड थर्ड इज इन्फ्लेटेड प्राइस। Now we are going to discuss about our first method, that is FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड माना जाता है। अंडर दिस मेथड ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इश्यूज, it is assumed that the materials which are received first are issued first. इस मेथड में यही माना जाता है कि जो मटेरियल हमने सबसे पहले रिसीव किया है उसको सबसे पहले इशू किया जाएगा। एंड दस द मटेरियल इन स्टॉक आर द मटेरियल परचेज्ड लास्ट। और इस तरह से हमारे पास जो स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक में जो माल बचेगा, यानी कि गुड्स इशू करने के बाद जो बैलेंस हमारे पास में स्टोर में होगा वो लास्ट वाली परचेज में से रहेगा। इन अदर वर्ड्स द मटेरियल आर इशूड एट द ओल्डेस्ट कॉस्ट प्राइस लिस्टेड इन द स्टोर लेजर अकाउंट। यानी अगर हम इसको अदर वर्ड्स में बात करें तो स्टोर लेजर अकाउंट में जो सबसे ओल्डेस्ट प्राइस वाला, ओल्डेस्ट कॉस्ट प्राइस वाला जो है गुड्स लिस्टेड है उसको पहले इशू किया जाएगा। एंड दस द मटेरियल इन हैंड आर वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ द लेटेस्ट परचेज। और जो हमारे पास में स्टॉक बचेगा वो हमारी लेटेस्ट प्राइस यानी नए वाली खरीद में से गुड्स रहेगा। सेकंड है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यानी लीफो मेथड। दिस मैथड ऑपरेट्स इन जस्ट रिवर्स ऑर्डर ऑफ द फीफो मैथड। ये फीफो मैथड का जस्ट रिवर्स यानी विपरीत मैथड है।
It is based on the assumption that the materials received last issued first. इसकी assumption यह है कि जो मटेरियल हमने सबसे लास्ट में खरीदा है उसको सबसे पहले इशू करना है. This method also recovers cost. The price, the issue price reflect the market price as they are priced at the latest price. यानी ये मेथड क्या मानकर चलता है कि जो हम इशू करने जा रहे हैं अपनी फैक्ट्री के लिए गुड्स को, वो हमारी मार्केट प्राइस को से रिलेटेड है, यानी कि हमारा लेटेस्ट प्राइस वाला गुड्स जो है वो इशू हो रहा है. The cost changed to manufacture are likely to vary from period to period. और ये हमारा जो है मेथड, इसके अकॉर्डिंग प्राइसेस जो है वो टाइम टू टाइम डिफर करती है. द बैलेंस स्टॉक इन हैंड वुड नॉट रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक. और जो हमारे पास में बैलेंस गुड्स रहता है वो मार्केट फ्लक्चुएशन से जो है प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वो हमारे पास में जो है वो पुरानी वैल्यू का गुड्स होता है. थर्ड कैटेगरी इज हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट यानी हीफो मेथड. This method is based on the principle that stock of material should be always valued at the lowest possible price. ये मेथड ये मान के चलता है, इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो गुड्स हम इशू करने जा रहे हैं वो सबसे लोएस्ट प्राइस का जो गुड्स है वो हमारे पास में रहना चाहिए. एंड दस द मटेरियल रिसीव्ड एट द हाईएस्ट प्राइस इन द स्टॉक आर इशूड फर्स्ट. यानी जो हाईएस्ट प्राइस का गुड्स है हमारे पास में वो सबसे पहले इशू हो जाना चाहिए ताकि उसकी वैल्यू रिकवर हो जाए, और जो बैलेंस में बचे वो स्टॉक हमारे पास में कम रेट का बच जाए. इफ़ द प्राइस फ्लक्चुएट्स वाइडली द हाईएस्ट कॉस्ट विल ऑलवेज रिचार्जिंग टू द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. And it also involves too many calculations as in the case of LIFO and FIFO method. इस मेथड में कंपैरेटिवली LIFO या FIFO के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जो है वो कैलकुलेशंस रहती है. लाइक अदर मेथड्स इट ऑल्सो रिक्वायर्स डिटेल्ड रिकॉर्ड इन द स्टोर लेजर. और इसमें हमको स्टोर लेजर में बहुत सारी डिटेल जो है वो मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है कि कौन सी हमारे पास में हाईएस्ट प्राइस है, कौन सी सबसे लोएस्ट प्राइस है. हाईएस्ट प्राइस वाला गुड्स हमको पहले इशू करना है और लोएस्ट प्राइस वाला गुड्स हमारे पास में स्टॉक में रह जाएगा. नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी नीफो मैथड. अंडर दिस मैथड मटीरियल्स आर नॉट चार्ज एट द प्राइस विच हैज़ बीन पेड. यानी जिस मेथड में हमने जिस प्राइस पे हमने पे किया है उस प्राइस पे इसको चार्ज नहीं किया जाता है, बट एट द प्राइस एट विच एन ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, दैट इज द प्राइस ऑफ मटीरियल दैट विल बी नेक्स्ट डिलीवर्ड. इन अदर वर्ड्स issues are at the very latest price at which the company has been committed even though materials have not yet been physically received. यानी इसमें जिस वैल्यू पे हमारा गुड्स जो है वो इशू किया जाएगा वो वैल्यू कौन सी होगी कि जिस वैल्यू पे हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया है, भले ही वो फिजिकली हमारे पास में गुड्स अभी तक नहीं पहुंचा है, बट जो भी हमारी नेक्स्ट जो है प्राइजेस होगी वही उसी पर हमको गुड्स को जो है वो इशू करना है. द मेन आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ दिस मैथड इज दैट दिस इज़ द मोर अप टू डेट रिप्लेसमेंट प्राइस देन लीफो मैथड. और इसके फेवर में यह रहता है कि ये मैथड हमारा जो है वो अप टू डेट यानी हमारी जो लेटेस्ट रिप्लेसमेंट प्राइजेस है उसको जो है वो शो करता है. नेक्स्ट इज स्पेसिफिक प्राइस मैथड. This method is generally used where the material are purchased and set aside for a particular job or work order until required for production. ये मेथड जो है इसमें यह ध्यान रखना होता है कि अगर हमने किसी पर्टिकुलर जॉब या वर्क ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए गुड्स परचेज किया है तो जिस रेट पर हमने उस गुड्स को परचेज किया उसी रेट पर जो है वो गुड्स इशू होना चाहिए. The method enjoys the advantages of pricing material and actual cost and thus it is desirable for costing point of view. यानी इस मेथड में जो मेन एडवांटेज क्या है कि जो गुड्स इशू किया जाता है वो एक्चुअल प्राइस पे इशू होता है, इसलिए कॉस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये मेथड कंपैरेटिवली सुटेबल है. नेक्स्ट इज बेस स्टॉक मेथड. The method is based on the assumption that the minimum stock or the base stock is always held in inventory and is not issued.
अब ये मेथड क्या मान के चलता है कि हमको एक मिनिमम स्टॉक लेवल, जिसे बेस स्टॉक भी हम कह सकते हैं, उसको हमको स्टॉक में यानी इन्वेंट्री क्लोजिंग स्टॉक के रूप में ऑलवेज हमको रखना होता है, जिसको कभी इशू नहीं किया जाता। द मिनिमम स्टॉक और बेस स्टॉक इज ट्रीटेड एज द फिक्स्ड एसेट्स, और इसको हम फिक्स्ड स्टॉक की तरह, फिक्स्ड एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, एंड दस द वैल्यूड एट ओरिजिनल कॉस्ट, और इसको जिस रेट पर हमने परचेज किया था उसी रेट पर ये बना रहेगा। Any quantity in excess of base stock may be valued according to any other methods. Through the base stock method is theoretically sound, but it is not very much in practice. अब इसके बाद बेस स्टॉक से ऊपर जितना भी गुड्स परचेज करेंगे उसको हम किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग, चाहे लीफो हो, फीफो हो, ईफो हो, किसी भी मेथड से उसको हम वैल्यूड कर सकते हैं। तो ये मेथड हमारा थ्योरेटिकली तो है काफ़ी मतलब साउंड है, बट प्रैक्टिकली ये जो है हमारा सक्सेसफुल नहीं रहता है। Next is simple average price method. Under this method, it is assumed that the materials issued should be priced on an average price, not on the actual cost price. इस मेथड में हम यह मान के चलते हैं कि हमको जो मटेरियल इशू करना है वो प्राइजेस के एवरेज पे, जैसे हमने फर्स्ट टाइम गुड्स परचेज किया 100 रुपीज़ पर केजी पे किया, सेकंड टाइम गुड्स परचेज किया 120 रुपीज़ पर केजी पे किया, थर्ड टाइम अगर हमने गुड्स परचेज किया तो 150 रुपीज़ पर केजी पर परचेज किया। तो जब हमको थर्ड परचेज के बाद में अगर इशू करना है मटेरियल, तो हम 100 प्लस 120 प्लस 150 इन तीनों प्राइजेस का एवरेज निकालेंगे और एवरेज प्राइस पर मटेरियल इशू किया जाएगा। द सिंपल एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल ऑफ unit purchase price of the different lots in stock by the number of prices इशूड इन द कैलकुलेशन। अब ये हमने कैसे निकाला कि टोटल हमने जो प्राइजेस जिस रेट पे हमने परचेस किया था, इट मीन्स 100, 120 एंड 150, उसको तो हमने ऐड कर दिया और उसको डिवाइड किससे करेंगे, बाय द टोटल ऑफ यूनिट्स परचेस्ड प्राइस। अब हमारे परचेस प्राइस का टोटल कितना है, फर्स्ट है 100 वाला, सेकंड 120 वाला और थर्ड 150 वाला, यानी 3 कैटेगरीज का हमारे पास में परचेज है, तो हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। Normally, it is charged to material issue which will continue to be the same until the new purchase is made, which will require computation of a new average. और ये हमारे पास में जो एवरेज प्राइस निकली वो कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारे स्टोर में नया परचेज नहीं आ जाता। जैसे ही हमारे स्टोर में नया परचेज आ जाएगा, इट मीन सपोज 140 का स्टॉक जो है हमने परचेज 140 रुपीज़ पर केजी पर हमने नया स्टॉक परचेज किया, तो एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने के लिए 140 भी कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अंडर दिस मेथड इशू ऑफ मटेरियल इज प्राइस्ड बाय डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि हमारे पास में जो स्टॉक अवेलेबल है वो किस किस रेट पे हमने और कितनी क्वांटिटी में परचेस किया था उसका मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू क्या आया था। तो हम सारे गुड्स जो हमने परचेस किया है हमारे पास में स्टॉक में अवेलेबल है, उनकी टोटल प्राइजेस निकालेंगे। जैसे हमने पहले मैंने एग्जांपल जो बताया उसमें 100 रुपीज़ पर यूनिट पे गुड्स परचेस किया, तो 100 रुपीज़ पर यूनिट के बेसिस पे हमने जो परचेस किया उसमें 600 यूनिट्स थी, तो हम 100 इंटू 600 करेंगे, वो फर्स्ट कैटेगरी की वैल्यू हो गई। सेकंड टाइम में हमने 120 रुपीज़ पर केजी पे परचेस किया और 1000 केजी परचेस किया, तो 120 इंटू 1000 ये हमारी सेकंड वैल्यू हो गई। थर्ड टाइम में हमने 150 रुपीज़ पर केजी पे परचेस किया और टोटल हमने 400 यूनिट्स परचेस किया, तो 150 इंटू 400 ये हमारी टोटल प्राइस हो गई। तो टोटल प्राइसेस हमारे पास में कितनी हो गई, फर्स्ट टाइम का परचेज, सेकंड टाइम का एंड थर्ड टाइम का, और डिवाइडेड हमको किससे करना है कि तीनों टाइम में हमने जितनी यूनिट्स परचेज की उससे इसको डिवाइड करना है, तो पर यूनिट इशू प्राइस हमको मिल जाएगी। A new average being computed whenever materials are received. जब भी हम नया मटेरियल इशू करेंगे अगेन हमको वापस न्यू कैलकुलेशन करना है मटेरियल इशू प्राइस के लिए। This method is more scientific than the simple average method. In this method, total quantities and total cost are considered in computing the average price and not the total of rates divided by the total number of rates as in simple average.
यानी इस मेथड में हमको जो है टोटल क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट वैल्यू जो है उसको कंसीडर करना है, न कि केवल रेट्स का एवरेज निकालना है जैसा कि हमने सिंपल एवरेज में किया था। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एडवांटेजेस ऑफ मेथड्स। The method accepts the concept of total inventory and total valuation। यानी हमारा जो मेथड है वो टोटल इन्वेंट्री और टोटल वैल्यूएशन पे बेस्ड होना चाहिए। सेकंड है मेथड फॉलोज रिफ्लेक्शन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर बोथ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड एंड इन स्टॉक। ये मेथड जो है हमारा वह एक्चुअल कॉस्ट को रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो हमने मटेरियल इशू के टाइम में यूज़ किया हो, चाहे हमारे पास में बैलेंस स्टॉक में जो अवेलेबल है उस पर बेस्ड हो। नेक्स्ट इज द चेंजेस इन द प्राइस ऑफ मटेरियल आर एनेबल और टू अफेक्ट द इशू ऑफ मटेरियल एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर मटेरियल प्राइजेज में चेंजेस होता है तो हमारे इशू प्राइस में भी चेंज हो जाएगा और सिमिलरली हमारे स्टॉक जो बचा है उसकी वैल्यूएशन में भी चेंजेस हो जाएगा। द मेथड इज कंसिस्टेंट एंड लॉजिकल एज इट एब्जॉर्ब्स कॉस्ट वाइल डिटरमाइनिंग द एवरेज फॉर प्राइसिंग द मटेरियल इशूज। यानी ये मेथड कंपैरेटिवली लॉजिकल है क्योंकि ये जो है हमारी एक्चुअल कॉस्ट को एब्जॉर्ब करता है। Now we are going towards the disadvantages of this method. The method as follows: only arithmetical convenience average price is not based on the actual price incurred and therefore is not realistic। यानी ये मेथड जो है हमारा अर्थमेटिकल कन्वीनियंस पे ज़्यादा फोकस करता है। ये हमारी एक्चुअल प्राइस जिस रेट पे हमने परचेस किया था ये किसी भी प्राइस को जो है वो हमारा जो है वो शो नहीं करता है। जैसे ना तो ये 100 वाली रेट बताएगा, ना 120 वाली बताएगा, ना 150 वाली, इसमें कोई नया ही एवरेज निकलेगा। When there is too much changes in the prices of materials, simplicity and convenience are lost under this method। यानी जब हमारा परचेज जो है वो डिफरेंट रुपीज़ पर केजी की वैल्यू के अकॉर्डिंग होता है, यानी रेट्स हमारी अगर डिफरेंट है और उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है तो ये मेथड सिंप्लीफाई नहीं रहता है, अपनी सिंप्लिसिटी को खो देता है और इसमें कन्वीनियंसी हमको नहीं रहती है। नाउ वी विल सॉल्व अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब इसमें हमको दे रखा है इसको लीफो एंड फीफो मेथड्स के अकॉर्डिंग हमको शो करना है। On 1st January, the opening balance is 10 units which are purchased at a rate of rupees 30. On 10th January, there is a purchase of 10 units again at the rate of 33. On 12th January, issue है हमारा 10 units का। On 31st January, closing balance is given 10 units. On 3rd February, purchase 10 units at the rate of 36. On 12th February इशू है हमारा 10 यूनिट्स का एंड ऑन 28th February परचेज किया है हमने 10 यूनिट्स को एट द रेट ऑफ ₹40। सेल्स ड्यूरिंग द 2 months हमको दे रखा है एज्यूम टू ₹1000, एज्यूम टू यूनिट्स 1000। अंडर फीफो मेथड वी विल प्रिपेयर द स्टोर लेजर इन 10 कॉलम्स टेबल। इसमें फर्स्ट जो कॉलम है हमारा उसमें हमने डेट मेंशन करेंगे। नाउ नेक्स्ट 3 कॉलम्स जो है मेन कॉलम्स, उसमें फर्स्ट जो है वो 3 कॉलम्स का एक पेयर बनेगा, वो हमारा है रिसिप्ट का। नेक्स्ट 3 कॉलम्स का एक पेयर बनेगा वो है इश्यूज़ का, और लास्ट 3 कॉलम्स का एक पेयर होगा वो हमारे बैलेंस के लिए होगा। इन ईच हेड वी विल डिवाइड इट इन 3 कॉलम्स: क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। नेक्स्ट में भी क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, एंड इन बैलेंस कॉलम अगेन क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। ऑन 1st जनवरी जो क्वेश्चन में दे रखा था हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस है वो 10 यूनिट्स का है 30 पर, तो हम देखेंगे बैलेंस वाले कॉलम में हमने मेंशन किया है क्वांटिटी में 10 यूनिट्स, रेट में 30 और टोटल वैल्यू हो गया इसका 300। नाउ इन 10th जनवरी वी हैव परचेज्ड 10 यूनिट्स और हमने वो परचेज किया है 33 पे। देखिए रिसिप्ट वाले कॉलम में 10 यूनिट्स परचेज किया, रेट है 33 और टोटल अमाउंट हो गया उसका 330। नाउ ये हमारा बैलेंस में भी शो होगा। अब बैलेंस में हमारे पास में 2 कैटेगरी का गुड्स अवेलेबल है। पहले तो हमारा ओपनिंग स्टॉक वाला 10 यूनिट्स ₹30 वाला, और फिर करंट परचेज वाला 10 यूनिट्स 33 वाला। टोटल वैल्यू हो गई इसकी 630। नाउ ऑन 12th जनवरी वी हैव इशूड 10 यूनिट्स। अब देखिए इशू वाले कॉलम में 10 यूनिट्स हमने इशू किया है और हमारा मेथड कौन सा है, फीफो मेथड। तो हम हमारे जो है वो 10 जनवरी के स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक में देखेंगे बैलेंस में कि हमारा पुराना गुड्स कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा पुराना गुड्स जो है वो ₹30 की वैल्यू का है जो हमारे पास में फर्स्ट आया।
तो सबसे पहले उसी को इशू किया जाएगा। तो देखिए इशू वाले कॉलम में 10 यूनिट्स 30 रुपीज़ की प्राइस पर और टोटल वैल्यू इसकी 300 हो गई। अब हमारे पास में ये 30 रुपीज़ वाला स्टॉक तो पूरा इशू हो गया। तो अब बैलेंस कौन सा बचेगा, 10 यूनिट्स का और नया वाला स्टॉक जो था 33 रुपीज़ वाला। तो 10 यूनिट्स इंटू 33 की रेट पे 330 इसका बैलेंस हो गया। नाउ ऑन 3rd February वी हैव परचेज्ड 10 यूनिट्स। तो हमने देखिए रिसिप्ट में लिखा है 10 यूनिट्स और रेट है इसकी 36 रुपीज़, टोटल अमाउंट हो गई 360। नाउ हम वापस बैलेंस में इसको मेंटेन करेंगे। बैलेंस में हमारे पास में एक तो पुराना बैलेंस पड़ा है 10 यूनिट्स का 33 रुपीज़ का, और अभी वाला परचेज ऐड हो जाएगा 10 रुपीज़ का 36 रुपीज़ वाला। तो टोटल वैल्यू हो गई हमारी 690। नाउ ऑन 12th February वी हैव इशूड 10 यूनिट्स। तो इशू वाले कॉलम में देखिए 10 यूनिट्स इशू है और हम स्टॉक में से पुराना वाला गुड्स लेंगे। तो हमारे पास दो रेट का स्टॉक अवेलेबल है, 33 वाला और 36 वाला। इनमें से ओल्ड जो हमारा स्टॉक है वो है 33 वाला। तो फर्स्ट वी विल इशू द स्टॉक एट द रेट ऑफ ₹33। तो इशू में हमने लिखा है 10 यूनिट्स 33 रुपीज़ वाला है और टोटल अमाउंट इसका है 330। नाउ अब हमारे पास बैलेंस कौन सा बचा है, 10 यूनिट्स और नया जो स्टॉक था 36 रुपीज़ वाला। तो 10 यूनिट्स 36 रुपीज़ पर यूनिट के बेस पर 360 की वैल्यू हो गई। ना नेक्स्ट हमने रिसिप्ट किया है, 10 यूनिट्स रिसीव किया है एट द रेट ऑफ ₹40। तो टोटल वैल्यू 400 हो गया। अब अगेन हमारे पास में क्लोजिंग गुड्स जो बचा है वो दो वैल्यू का बचा है, 10 यूनिट्स 36 रुपीज़ वाला और 10 यूनिट्स 40 रुपीज़ वाला। टोटल वैल्यू है हमारी 760। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय लीफो मेथड, यानी इसी क्वेश्चन को अब हम लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यानी जो लास्ट में यानी नया गुड्स आया है उसको पहले इशू करना है। तो सेम हम 10 जो है वो 10 कॉलम्स टेबल बनाएंगे। 1 जनवरी को देखिए क्लोजिंग स्टॉक में हमने मेंशन किया है जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया है, 10 यूनिट्स है और वो 30 रुपीज़ पर यूनिट वाला गुड्स है हमारे पास में। टोटल वैल्यू 300 हो गई। 10 जनवरी को हमने परचेज किया है, 10 यूनिट्स परचेज किया, 33 रुपीज़ की रेट है, टोटल अमाउंट 333 हो गया। नाउ इन बैलेंस कॉलम वी हैव टू टाइप ऑफ स्टॉक। फर्स्ट हमारे पास में गुड्स है 10 रुपीज़ का 30 रुपीज़ की वैल्यू वाला और 10 यूनिट्स का 33 रुपीज़ की वैल्यू का। टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास में 630। इन ऑन 10th जनवरी वी हैव इशूड 10 यूनिट्स। अब इसमें से हमने 10 यूनिट्स जो है वो 12 जनवरी को इशू कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास में लास्ट में गुड्स कौन सा आया हुआ है, 30 रुपीज़ वाला या 33 वाला। तो हम देख रहे हैं कि 33 रुपीज़ वाला गुड्स जो हमारे पास में लास्ट में आया तो उसको हम पहले इशू करेंगे। तो हमने इशू में लिखा है 10 यूनिट्स 33 रुपीज़ का है और 330 रुपीज़ वैल्यू हो गई। अब हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस कौन सा बचा, 10 रुपीज़ वाला और पुराना वाला बचा है 30 रुपीज़ वाला। तो टोटल वैल्यू 300। नाउ ऑन 3rd February हमने अगेन परचेज किया है 10 यूनिट्स को 33 रुपीज़ पर यूनिट पे। टोटल वैल्यू हो गई 360। अब हमारे पास में बैलेंस में टू कैटेगरी के स्टॉक्स हो गए, 10 यूनिट्स जो हमारे पास में 30 रुपीज़ का जो पुराना परचेज था और जस्ट अभी हमने जो परचेज किया 10 यूनिट्स 36 रुपीज़ वाला। टोटल वैल्यू हो गई हमारे पास में 660 रुपीज़ की। ना ऑन 12th February हमने वापस इशू किया है 10 यूनिट्स को। तो अब हम देखेंगे कि इस इशू से पहले हमारे पास में दो कैटेगरी के बैलेंसेस थे, 30 रुपीज़ वाला और 36 रुपीज़ वाला। तो इनमें से नया कौन सा है, 36 वाला। तो हम 36 रुपीज़ वाला जो स्टॉक है वो इशू करेंगे। तो हमने लिखा है क्वांटिटी में 10, रेट में 36, टोटल वैल्यू हो गई 360। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कौन सा बचा है, वो है हमारे पास में 10 यूनिट्स का और पुराना वाला 30 रुपीज़ की वैल्यू वाला गुड्स हमारे पास में बचा है। तो टोटल वैल्यू हो गई 300। ऑन 28th February वी हैव परचेज 10 यूनिट्स और वो हमने परचेज किया है 40 रुपीज़ पे। तो टोटल वैल्यू हो गया 400। अब बैलेंस में हमारे पास में दो वैल्यू हो गई है, एक तो सबसे पुराना जो परचेज था 30 रुपीज़ का और एक अभी जो हमने जस्ट परचेज किया है 40 रुपीज़ का। तो 10 यूनिट्स 30 रुपीज़ का एंड 10 यूनिट्स 40 रुपीज़ का। टोटल वैल्यू 700 जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। थैंक यू।